तो गाड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रही है, थोड़ा सा समय का मुझे हमेशा लगा रहता है कि ज्यादा देर ना हो। तो अगले जो हमारे आ रहे हैं स्पीकर, जो पोएट आ रहे हैं, उनके नाम का हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही मीनिंग होता है, यूनिक, अनपैरेलल। तो आप जब वो आएंगे, बातें करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि वैसे भी मैं सुबह से आज झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक शब्द भी किसी के गलत नहीं बोला है। तो हमारे बहुत ही प्रिय अनूप भार्गवा जी, अनूप भार्गवा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अनूप जी ओडिशाई, इंडिया में राजस्थान से बिलोंग करते हैं, IT प्रोफेशन में है, कंसल्टिंग करी उन्होंने। अभी आपको पता नहीं लगा कॉन्सुलेट के मैगजीन के एडिटर हैं। आधा मिनट जो मेरे परिचय में लगवा रही थी वो मेरी कविता को दे दो। तो मैं सीधा कविता पे आ रहा हूँ जी। और नवरस आपने चुना है, तो मैं नवरस तो नहीं, लेकिन मैंने कई विधाओं में लिखा है, तो सबकी छोटी छोटी सी आपको मैं झलकी देना चाहूंगा। तो मैं शुरू करता हूं। मैं सीधा कविताएं पढ़ूंगा, बीच में रुकूंगा भी नहीं। आप खुद पता लगा लीजिएगा कि कब मेरी एक कविता खत्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है। मैंने कहा कि देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी। देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी, वरना सुबह सुबह मेरी आंखों की नमी का मतलब और क्या हो सकता है। कि चलो अब उठ जाओ और जमाने को अपने चेहरे की जरा सी रोशनी दे दो। चलो अब उठ जाओ और जमाने को अपने चेहरे की जरा सी रोशनी दे दो। देखो सूरज खुद तुम्हारी खिड़की पर तुमसे रोशनी मांगने आया। कल रात एक अनहोनी बात हो गई, कल रात एक अनहोनी बात हो गई, मैं तो जागता रहा, खुद रात सो गई। एक मुक्तक देखिए कि गुनगुनी सी हवा है बहूं न बहूं, गुनगुनी सी हवा है बहूं न बहूं, अजनबी वेदना है सहूं ना सहूं, गुनगुनाते हुए गीत और छंद में अनबनी सी व्यथा है कहूं ना। हार कर जो न हारे जवानी लिखो, जवानी की परिभाषा दे रहा हूं कि हार कर जो न हारे जवानी लिखो, दिल में गढ़ जाए गहरी निशानी लिखो, और ख्वाब की आबरू को बचाना ही है, ख्वाब की आबरू को बचाना ही है, उन अधूरे पलों को कहानी लिखो। क्या बात है, क्या बात है। अधूरे पलों को कहानी लिखो। कि जिंदगी में हिसाब कैसा, जिंदगी बहुत हिसाब किताब की बातें करते हैं कि जिंदगी में हिसाब कैसा, उसने क्या पाया हमने क्या खोया था। जिंदगी में हिसाब कैसा, उसने क्या पाया हमने क्या खोया था, मैं उससे बेवफाई की वजह पूछता कैसे, वो भी मेरे साथ गले लग के रोया था। कि कब तक छुपाए रखते, इजहार तो करना ही था, कब तक छुपाए रखते, इजहार तो करना ही था, और बात उसूलों की आ गई थी, इनकार तो करना ही था। कि कब तक छुपाए रखते, इजहार तो करना ही था, बात उसूलों की आ गई थी, इजहार बात उसूलों की आ गई थी, इनकार तो करना ही था। और हम कब तक नफे और नुकसान के बारे में सोचते, तुम आने को कह गई थी, इंतजार तो करना ही था।
नुक्ता देखिए कि तुमको देखा तो चेहरे पे नूर आ गया, तुमको देखा तो चेहरे पे नूर आ गया, हौले हौले जरा सा सुरूर आ गया, और तुम जो बाहों में आई लजाते हुए, हमको खुद पे जरा सा नूर आ गया, खुद पे जरा सा नूर आ गया। रजनी बैठी हैं, इनको मैंने हमारी जब शादी हुई थी तब की गुप्तक है कि तुम सुंदर हो पूनम के आसमान की तरह, तुम सुंदर हो पूनम के आसमान की तरह, तुम सुंदर हो नववधू के अरमान की तरह, और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं तुमको, और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं तुमको, तुम सुंदर हो सोए बच्चे की मधुर मुस्कान की तरह। और इसी उसमें एक और मैंने लिखी थी कि ये तो तुम्हारे लिए थी कि मैंने कहा कि तुम मुझे प्रिय हो बेघर के लिए मकान की तरह। इसमें जरा उपमाएं लिखिएगा कि तुम मुझे प्रिय हो बेघर के लिए मकान की तरह, तुम मुझे प्रिय हो गूंगे के लिए जुबान की तरह, और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं खुद को, और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं खुद को, तुम मुझे प्रिय हो ईश्वर के लिए ईमान की तरह, तुम मुझे प्रिय हो ईश्वर के लिए ईमान की तरह। नजारे बेमिसाल देखे हैं, नजारे बेमिसाल देखे हैं, हादसे और कमाल देखे हैं, मैं ढूंढ रहा हूं हल जिनका, मैं ढूंढ रहा हूं हल जिनका, तेरी चुप में सवाल देखे हैं, तेरी चुप में सवाल देखे हैं। और आखिर में चलते चलते दो शेर मैं कहना चाहता हूं, तो संदर्भ में आप समझ जाएंगे। हमारे शायरों ने चांद पे बहुत लिखा है, कुछ तो भी लिखते रहते हैं, चांद से महबूबा हो, चौधरी का चांद हो। तो इसकी उसमें देखिए दो पंक्तियों में बात कही है कि आसमां में खलबली है, आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए। तो नक्षत्रों में बातचीत हो रही है और क्या कह रहे हैं कि आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए, कि कौन फिरता है जमीन पे चांद सा चेहरा लिए, कौन फिरता है जमीन पे चांद सा चेहरा लिए। और एक आखिरी में मेरी कुछ मैंने गूगल पे कुछ कविताएं लिखी थी, प्रेम कविताएं, उसमें कई थी, लेकिन जो एक मुझे प्रिय है उसके साथ मैं इजाजत देना चाहूंगा। तो मैंने कहा कि सुनो गूगल, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। तो फिर ये बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कविता सुना रही हूँ, कोटा पूरा हो गया, हो गया। ये सही और कुछ बोलने का रहा नहीं। अनूप जी का नाम रखकर बहुत रिसर्च किया गया होगा। क्या नाम है? तो बहुत बार देखो मैंने झूठ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल सही। तो आपने बोलने नहीं थी आपकी तारीफ पर, कोई बात नहीं, कविताएं सब बोल गई आपकी। तो अभी भी कविताओं में आपने बहुत जिक्र सुना होगा, नववधू वो सामने बैठी है, तो सचमुच वो सामने बैठी है। आज पहली बार आई थिंक हमारी गोष्ठी में आई है।
जिनका नाम है रजनी भार्गव, अनूप जी की सेकंड हाफ, अदर हाफ, सॉरी अदर हाफ। तो रजनी मैम, रजनी हम लोग रात को दिन भर काम करके शांति से जनरली रिलैक्स करते हैं, उनके नाम उनका चेहरे से ही समझ जाएंगी, बहुत ही शांत, सौम्य, सुमधुर रजनी मैम है। सो मैं तहे दिल से बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आप आई। सो रजनी मैम ओरिजिनली दिल्ली से हैं, अभी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में वो हिंदी के प्रोफेसर हैं। तो आई डोंट नो, मुझे लगा कि ये पता नहीं अनूप जी को बीट कर देंगे आज पर जो भी बोलेंगी मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मुझे बहुत कुछ अच्छा सुनने वाली हूँ। तो रजनी मैम, स्टेज आपका है। स्वागत है, तालियां एक बार बता दी जाएंगे। मैं पहले ही कविता जो लिखी, मतलब पहले लिखती थी, पर अनूप को जाने के बाद मेरी कविताएं जो है वो अनूप के सामने बहुत फीकी है, पर मैं पढ़ मुझसे बेहतर लिखती है। वो हम डिसाइड करेंगे, आप शुरू कीजिए। स्वागत है, ऐसा होना चाहिए हस्बैंड वाइफ का प्यार, मजा आ जाए। तो ये कविता है, इसका शीर्षक है नाना जी की टोपी। स्वागत। तो मैं नाना जी की टोपी, थोड़ा सा संदर्भ बताओ इसका जरा सा। संदर्भ ये है कि मेरे नाना जी जो थे, तो जब भी घर आते थे, तो जैसे पहले के सब लोग होते हैं, हमारे दादाजी, नाना जी, तो उनको जो टोपी उनकी होती थी, तो थोड़ी सी अगर उधड़ गई है तो फेंकते नहीं थे उसको, कहते थे कि जरा सा बस तू इसमें टांका लगा दे और फिर ये ठीक हो जाएगी। तो मैं वही कोशिश करती थी, और जो उसके साथ जो सब कुछ होता था तो इसी कविता में है, तो मैं आपको सुनाती हूँ और आप सुनिए। तो मैं नाना जी की टोपी चांद की किरण से सीधी थी, अंदर से टोपी उधड़ गई थी, उम्र में बड़ी हो गई थी, थकी हारी कुछ बेजान सी लगती थी, जब तागे निकल जाते थे तो झूमर से लहराते थे, बड़े छोटे बेतरतीब से माथे पर नजर आते थे, टोपी अब भी पुख्ता थी, ऐसे लगता था जैसे कोई मनौती हो, दुआ सी असर करती थी, नाना जी को ठंड से बचाए रखती थी, चांद की किरण तिलस्मी होती थी, अंबर की परी नाना जी की सहेली होती थी, टोपी जब ठीक हो जाती थी, ढेरों आशीषों की बरसात होती थी, नाना जी के पास चांद की किरण होती थी, मेरे पास आशीषों की बरसात। एक ये है ओरिगामी, और आप सब ओरिगामी से परिचित होंगे, तो उसके ऊपर है, एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी कमरे में और खिड़की पर धूप अपना खेल दिखा रही थी, तो उससे जो दिमाग में जो चीजें उभर कर आई उनको कागज पर उतारने की कोशिश की है। तो धूप और पत्तों की ओरिगामी मेरी खिड़की पर बन रही थी, सुबह के बदलते पहर मुड़ते खुलते खिड़की के कोने पर सीमित रह गए थे, उस ओरिगामी में रह गई थी अब एक मैना, एक पत्ती, एक टुकड़ा धूप, धूप सरकी, पत्ती टूटी, मैना उड़ गई, और अब रह गया सिर्फ कोरा कागज, दूसरे पहर के रंग में ढलने के लिए, नई ओरिगामी बनने के लिए। बहुत सुंदर रश्मि जी। और हम लोग ट्रेन स्टेशन से